जो रियल एस्टेट होता है ना, वो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, किसी भी पर्सन की लाइफ का एक कॉस्टलीस्ट परचेज होता है। मतलब कि कोई भी पर्सन अपनी पूरे लाइफ टाइम में, वो चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो जो डिसीजन होता है वो रियल एस्टेट का होता है। शादी ब्याह, मतलब गाड़ी घोड़े में भी जितना नहीं खर्च करते, उससे कहीं ज्यादा लोग अपने रियल एस्टेट यानी कि अपने घर में खर्च करते हैं। तो उसकी वजह से आपको रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप अपने खुद की लाइफ टाइम में अपने क्लोज रिलेटिव आपके और प्लस आपके रिलेशन में मिनिमम 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन बिजनेस करेंगे रियल एस्टेट का। जैसे कि आप खुद प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे, आपके भाई बहन खरीदेंगे बेचेंगे, आपकी बीबी, आपके मौसा, आपके चाचा ताऊ, मतलब आपके फैमिली रिलेशन में ही मिनिमम 100 करोड़ के ट्रांजेक्शन को विटनेस करेंगे। उसकी वजह से रियल एस्टेट के बारे में जानना, पढ़ना, समझना, रियल एस्टेट के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए वन ऑफ द लीडिंग चैनल है यूट्यूब पे, जिसका नाम है एंड्री रियल एस्टेट, जो कि मेरा ही चैनल है। बोल रहा हूँ, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम होम लोन लेने जा रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम होम लोन बायर, होम होम बायर्स हैं, उनके जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, उसके लिए रियल एस्टेट बाय करने के लिए कौन कौन से अलग अलग फाइनेंशियल ऑप्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट में फाइनेंसिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, जो घर होता है ना, वो आज भी, 1000 साल पहले भी और आज भी और हजारों साल बाद भी, मतलब जो इंडियंस में उनका एक ड्रीम होता है कि उनका एक खुद का घर हो, क्योंकि वो हमें एक ऐसी सिक्योरिटी, एक ऐसी स्टेबिलिटी, एक ऐसा कंफर्ट, माइंड का कंफर्ट प्रोवाइड करता है ना, जो हमारे बैंक में अकाउंट में पड़े 50 करोड़ भी नहीं दे सकते। अब ये इतना बड़ा, ये डिसीजन इतना कंफर्ट देता है, प्लस पर इसका जो फाइनेंस का ऑप्शन है ना, घर खरीदना, ये एक थोड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टिकट साइज होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है रियल एस्टेट परचेज। और खासकर जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, फर्स्ट टाइम जो घर खरीदने जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा एक थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है। सो आप अभी करेंटली इंडिया में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है रियल एस्टेट फाइनेंसिंग के रिलेटेड? देखिए, आप कभी भी फ्यूचर में खरीदने, घर कभी भी खरीदे, तो एज आपको पहले भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप घर खरीदने वाले ही हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे रेंट पे रहो, रेंट पे रहो, रेंट पे रहो। मत रहो यार, इसके लिए मैंने पूरा बहुत सारा रियल एस्टेट के ऊपर वीडियो बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सिर्फ यही बात करते हैं, फाइनेंशियल ऑप्शंस जो अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, मतलब कैसे फाइनेंस करा सकते हैं आप अपने घर को, अपने फर्स्ट होम को। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट है ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो उसमें से जो कुछ कॉमन और इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं फाइनेंसिंग के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, कन्वेंशनल लोन। कन्वेंशनल लोन होते हैं ना, ये बैंक्स के द्वारा और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए आपके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एटलीस्ट 20 to 30% आपका डाउन पेमेंट होना चाहिए। ये जो कन्वेंशनल लोन्स होते हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव रेट्स पे ऑफर किए जाते हैं। ये जितने भी बैंक्स होते हैं, ये आपके कमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं, छोटे बड़े सब, मतलब एक्सिस हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जितने भी सब बड़े बड़े बैंक है, सब ये कन्वेंशनल लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस ऑप्शन में क्या होता है कि आप अपना डाउन पेमेंट करके आप मंथली ईएमआई करा सकते हैं, फिर आप अपना जितना भी रहेगा उस टाइम फ्रेम में आप उस लोन को रीपे करके अपने घर को अपने नाम पे ले सकते हैं बैंक से। तो पहला तो था कन्वेंशनल लोन। अब सेकंड है गवर्नमेंट बैक्ड लोन। इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो हाउसिंग को बहुत लोगों के लिए, मतलब आम जनता के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे टाई अप करके, जैसे कि आपका नेशनल हाउसिंग एजेंसी हो गई, जैसे कि आपका नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, और आपका हाउसिंग डेवलप हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि एचडीएफसी। इन दो एजेंसीज के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोन, जो मतलब ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा घर खरीद सकें। इन तरीकों के लोन के लिए ना, आपको थोड़ा क्रेडिट स्कोर कम रहता है तो भी चलता है, प्लस थोड़ा डाउन पेमेंट कम रहता है तो भी चल जाता है। तो इसकी वजह से जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं ना, उनके लिए ये थोड़ा एक एक्सेसिबल मेथड हो जाता है परचेज करने का। इसमें गवर्नमेंट की दो अलग अलग स्कीम्स आती हैं। तो पहले फर्स्ट स्कीम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएवाई।
पीएमएवाई में क्या होता है कि जो एलिजिबल पर्सन होता है उसको सब्सिडी मिलती है, तो उसकी वजह से ओवरऑल लोन है उस पर्सन का वो कम हो जाता है। यानी कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है ना, उसको गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी मिलती है ताकि उसका जो लोन का वो है मतलब लोन का स्ट्रेस है वो कम हो जाए, लोन का बर्डन कम हो जाए। सेकेंड है हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि एचएफए। तो इस स्कीम का मोटो ये है कि जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके भी सपने घर खरीदने के पूरे पूरे करना, जो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। अब थर्ड बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने कन्वेंशनल बात की, अब सेकंड ये गवर्नमेंट बैक्ड जो लोन्स है उसके बारे में बात किया। अब थर्ड बात करते हैं होम इक्विटी लोन्स। देखिए इसमें कैसा होता है कि अगर आप कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन रेज कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को एज अ कोलैटरल रख के। तो इससे आप नए मतलब इसमें कैसा होता है, बैंक थोड़े सिक्योर हो जाते हैं कि उनके जो उनका बायर है, मतलब जो उनका कस्टमर है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो इसकी वजह से वो इजीली लोन आपको मतलब दे देते हैं। तो ये जो होम इक्विटी लोन्स होते हैं ना, होम इक्विटी लोन्स, ये भी एक बेस्ट मेथड होते हैं अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तब। ये तो हम लोग ने बात किया कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इंडियन मार्केट में लोन्स के रिगार्डिंग। कहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी रियल इस्टेट मतलब रियल इस्टेट फाइनेंसिंग को। देखिए जो ये सब अलग अलग मेथड होते हैं इसमें आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, क्रेडिट स्कोर। देखिए जो क्रेडिट स्कोर होता है ना, कि अच्छा क्रेडिट स्कोर ये जो लेंडर है ना उसको जो बोरोवर होता है उसके ऊपर ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ाता है। मतलब अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो आप यानी कि बैंक से जो भी पैसे लिए हैं आप वो टाइमली रिपे करते हैं, जिससे जो बैंक होते हैं वो आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपके इंटरेस्ट रेट को कम करने से लेके आपके लोन को मतलब अप्रूव करने तक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकंड के बाद सेकंड फैक्टर के बारे में बात करते हैं, इनकम एंड डेट टू इनकम रेशियो, यानी कि डीटीआई। देखिए जो लेंडर होता है ना, जो हमें लोन दे रहा होता है, वो हमारे इनकम और डेट टू इनकम रेशियो, मतलब हमारे ऊपर डेट कितना है वो तो ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं वो लोग, उनका अपना मेट्रिक होता है। तभी जाके वो क्वालिफाई करते हैं कि आप कितने अमाउंट ऑफ लोन के लिए एलिजिबल रहेंगे। देखिए एक लोअर डीटीआई, यानी कि अगर जिसका डेट टू इनकम रेशियो कम है, जिसके ऊपर डेट कम है, तो वो कैसा होता है कि वो पर्सन ज्यादा लोन रिपे कर सकता है, मतलब उसके लोन रिपे करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर ऑलरेडी किसी के पास पहले से ही बहुत सारे लोन चल रहे हों तो उसके चांसेस कम रहते हैं, तो इसकी वजह से डीटीआई आपका कम रहना चाहिए, यानी कि आपके ऊपर डेट कम होना चाहिए आपके इनकम के रेशियो के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर के बारे में, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड डाउन पेमेंट। देखिए जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू और साथ ही साथ आप कितना डाउन पेमेंट करने जा रहे हैं ये भी डिसाइड करता है कि आपका लोन कितने तक का मिल सकता है। तो बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप होम खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। देखिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए ना, ये रियल एस्टेट फाइनेंसिंग के इसमें एक केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत होती है। आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म जो भी आपका है, आपके रिस्क क्या ले सकते हैं, वो सब चीजें फैक्टर इन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं कुछ कंसिडरेशन है जिनको आपको कंसिडर करना है होम लोन लेने से पहले, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट। देखिए आपको अलग अलग बैंक के सबसे पहले इंटरेस्ट रेट कंपेयर करना है, और आपको जो बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट दे आपको उस बैंक के थ्रू लोन लेना है। सेकेंड है लोन टेन्योर। देखिए आपको अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से लोन का टेन्योर डिसाइड करना चाहिए कि आप कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। और याद रखिए आप जितना ज्यादा लंबे पीरियड के लिए, जितना लंबे समय के लिए लोन लेंगे उतनी आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक केयरफुल डिसीजन होना चाहिए। तो लोन टेन्योर के ऊपर है, और भी डेप्थ में मैं आपको उसके ऊपर आने वाले समय में वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अब थर्ड फैक्टर है प्री अप्रूवल। ठीक है, आपको ना रियल एस्टेट खरीदने से पहले नहीं अपना लोन प्री अप्रूव करा के रखना चाहिए, क्योंकि क्या होगा जब आप किसी के साथ किसी एजेंट के साथ डील कर रहे होंगे और आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाएगी तो आपको बार्गेन करने में इजीली होगी, क्योंकि आपका लोन पहले से ही अप्रूव है। आपने धड़ाक से धड़ाक 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 काम हो जाएगा आपका। नहीं तो फिर वो प्री अप्रूवल में जाएगा, फिर वो सब होएगा, उसमें पता लगा क्या पता वो प्रॉपर्टी ही बिक गई। तो आपके पास हमेशा प्री अप्रूव लोन पड़ा रहना चाहिए। जाते जाते मैं आपको और कुछ एडिशनल दो चार टिप्स दे देना चाहता हूँ जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उनके लिए। फर्स्ट,
आपको देखिए डाउन पेमेंट जो होता है ना उसको मिनिमम तो 20% रखना ही चाहिए, तो उसकी वजह से आपको सेविंग जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। आप जल्दी 20% आ गया, फिर आप 20% तो मिनिमम आपको रखना चाहिए, लेकिन 30-35 जितना भी आप डाउन पेमेंट ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होता है। ऐसा कोई है नहीं कि 20% देना है आपको। अगर आप 10% डाउन पेमेंट करेंगे, कुछ बैंक भी ऑफर करते हैं, तो फिर उसमें आपको थोड़ा रिस्क, मतलब वो इंटरेस्ट आपका ज्यादा हो जाता है। सेकंड आपको चीज ये कंसिडर करनी है कि आपको किसी आप प्रोफेशनल की गाइडेंस लेनी है, आपको किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है। अपने कंडीशंस, अपने सिचुएशन को देख के ही आपको आगे रियल एस्टेट के लिए प्रोसीड करना है। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर है कि हमें प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है और नेगोशिएट करना है। नेगोशिएट करने से कभी भी नहीं चूकना है। जितना दबा के आप प्रॉपर्टी की दाम कम करवा सको, जितने मतलब जो सामने वाला डेवलपर को उससे जितना कम करवा सको उतना कम करवाओ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होगा। देखिए जो रियल एस्टेट होता है ना, बहुत बड़ा परचेज होता है। उसमें अगर आप आनाकानी करेंगे तो फिर भैया आपका प्रॉपर्टी सीज हो सकता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहना चाहिए। आपको अपने जो ईएमआई के रीपेमेंट उसको टाइम पे करने पड़ेंगे। तो ये पूरा रियल एस्टेट जो फर्स्ट टाइम लेने जा रहा है उसके लिए जो फाइनेंशियल ऑप्शन अवेलेबल हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सबके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में, कोई भी आपका मामा चाचा ताता ताऊ कोई भी रियल एस्टेट खरीदने जा रहा है तो आप उसको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सी यू।